नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवाल पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश भर के अलग अलग राज्यों से होते हुए एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवाल आ पहुंचा है अब हरियाणा के अंबाला में। 9,400 किलोमीटर का ये लंबा सफर, जहां देश के अलग अलग राज्यों के हालात हमने आपको दिखाए हैं, जनता की बात हमने आप तक पहुंचाई है, नेताओं के बयान क्या हैं, क्या जनता से वादे किए गए थे और कितने वादे पूरे किए गए हैं, ये सभी चीजें हमने आपको बताई हैं। लेकिन अब बात हरियाणा की कर रहे हैं। हरियाणा में गुरुग्राम की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन आगे बढ़ते हुए बात आज अंबाला की हो रही है। दरअसल अंबाला का पुराना इतिहास है। अंबाला की सैन्य छावनी है, अंग्रेजों के जमाने में इसको स्थापित किया गया था। लेकिन अंबाला की एक और पहचान है। अंबाला को विज्ञान नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि वैज्ञानिकों के उपकरण और इसमें से 40% के आसपास उत्पादन इसी अंबाला में होता है। कपड़ों का व्यापार यहां पर होता है और अंबाला के गोलगप्पे बड़े मशहूर हैं। नहीं खाए हैं तो आकर के जरूर खाइएगा। चुनावी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। एक सिंगर हैं, क्योंकि इस चुनावी चर्चा को और यहां की तपिश को जानने से पहले जरा माहौल को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ राहुल भूटानी सिंगर हमारे साथ कार्यक्रम में है। जरा अगले 5 मिनट तक ये मंच राहुल आपको समर्पित है और आप कुछ गुनगुना करके हरियाणा के अंबाला के लोगों को कुछ सुना दीजिए। आपको अपना गाना सुनाने जा रहा हूँ, जो मैंने खुद लिरिक्स इसके लिखे हैं, कंपोज किए हैं। आई होप कि आपको पसंद आएगा एंड बहुत जल्दी विद इन नेक्स्ट वीक और कमिंग टाइम में हम वो गाना रिलीज करेंगे आप सबकी दुआओं के साथ। सो थैंक यू। एक बार मैं आपको गाना सुनाता हूँ, एंजॉय कीजिए। मेरे ख्वाब दी रानी मानवी जा, मेरे ख्वाब दी रानी मानवी जा। जितनी जाती है दूर तू, दिल मेरा धड़के है यूं। जितनी जाती है दूर तू, दिल मेरा धड़के है यूं। जाने भी दे ओ यारा, देखा जो तूने सच नहीं। ओ जितनी जाती है दूर तू, दिल मेरा धड़के है यूं। मेरे ख्वाब दी रानी मानवी जा, मेरे ख्वाब दी रानी मानवी जा। देख के तेरा चांद सा चेहरा मुस्कुराता हूँ मेरे यार। तेरी वो बातें, वो मुलाकातें याद करता हूँ बार बार। नाराजगी तेरी बेवजह है, ये जान ले तू मान ले। जाने भी दे ओ यारा, देखा जो तूने सच नहीं। ओ जितनी जाती है दूर तू, दिल मेरा धड़के है यूं। मेरे ख्वाब दी रानी मानवी जा, मेरे ख्वाब दी रानी मानवी जा। मेरे ख्वाब दी रानी, मेरे ख्वाब दी रानी ये। थैंक यू सो मच। थैंक यू एनडीटीवी टीम मुझे मौका देने के लिए। दिस इज राहुल भूटानी। थैंक यू। तो सुना आपने गाना, बहुत सुंदर राहुल आपने गाना गाया है। और हरियाणा और पंजाब का तो कल्चर रहा है, यहाँ से बड़े बड़े सिंगर आए हैं और मुझे लगता है कि ये जो नई पहचान है राहुल भूटानी के नाम से, ये धीरे धीरे एस्टैब्लिश हो रही है और आगे आने वाले समय में एक नए मुकाम तक राहुल पहुंचेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं राहुल, एनडीटीवी की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया, आप एनडीटीवी के मंच पर आए, आपने अपना समय दिया। लेकिन अंबाला की जनता के बीच में हम पॉलिटिकल डिस्कशन भी करने जा रहे हैं।
आपको दिखाएंगे जनता के प्रतिनिधि आखिर क्या कहना चाहते हैं, विकास के रोड मैप उनके पास क्या है, जनता के लिए कौन से एजेंडे हैं और जनता के सवाल क्या हैं। नेताजी तक हम वो सवाल भी पहुंचाएंगे जो आपके मन में है, यानी कि अंबाला की जनता। और एक बार अंबाला की जो जनता यहां पर बैठी है, अपने लिए ताली बजा लीजिए। बड़ी प्यारी और खूबसूरत जनता है और बहुत एक्टिव भी है। राहुल ने इतना अच्छा गाना गाया, सभी ने बड़ा अप्रिशिएट किया। और अब नेताजी से होंगे सवाल जवाब और जनता यानी कि अंबाला के लोगों के सवाल भी नेताजी के सामने रखे जाएंगे। तो चलिए इस कार्निवल को आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं पॉलिटिकल डिस्कशन का। चुनावी चर्चा में हमने क्योंकि एक खास पैनल आपके लिए यहां पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उस खास पैनल के अंदर जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता हमारे साथ है, जनता सवाल अपने प्रतिनिधियों से करेगी, प्रतिनिधि जवाब देंगे। लेकिन इस खास पैनल के अंदर कौन कौन है, जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता नेहा धवन जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता चित्रा सरवारा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। आईएनएलडी से प्रवक्ता ओंकार सिंह जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता विवेक चौधरी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। और मैं चाहूंगा अंबाला की जनता एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने जनप्रतिनिधियों का एक बार स्वागत कर दीजिए। और अब जरा इस पॉलिटिकल डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन सबसे पहले आपको एक और खास मेहमान से मिलवाते हैं। दरअसल हमारे साथ इस बीच हास्य कलाकार दीपक गांधी जी भी हैं। माहौल थोड़ा सा गर्म होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हास्य कलाकार के जरिए ये समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि सर चुनाव को लेकर के आपने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, बहुत सारी बातें आप कहते हैं। जरा चुनाव को लेकर के बताइए ना, आपके जहन में क्या चल रहा है। सर चुनाव से पहले कि मैं ये कब कहता हूं कि आप मुझसे वफा कीजिए, मैं ये कब कहता हूं कि आप मुझसे वफा कीजिए। एक बार जोरदार तालियां एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल के लिए बजा दीजिए। सर जनता के बीच में आप आए हैं, रोजाना कहीं ना कहीं चुनावी महफिल सजती है, चुनावों को लेकर हर कलाकार हर शायर अपनी अपनी बात लिखते हैं और चुनावी माहौल है और ऊपर से गर्मी है और ऊपर से बीवी के ताने, तो काफ़ी कुछ रहेगा आपके साथ। मैं चारों प्रतिनिधियों का इस मंच से एनडीटीवी के इस शो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि एक बुलंद आवाज़ एक अंबाला वासियों की आप लोग बनेंगे। सिलसिला चलता रहेगा। कैरी ऑन सर। नहीं, हम तो हैं यहाँ पर सारे पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ता है और हम भी यहाँ पर प्रवक्ता है जनता के, है ना। और इसलिए एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ हमारी अंबाला की जनता का स्वागत। मैं जरा जनता से सवाल लूं, लेकिन उससे पहले मैं जरा आपसे एक और चीज जानना चाहता हूँ। यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, कुछ है उनके लिए? हाँ हाँ बिल्कुल है सर। सबसे पहले बुजुर्गों को नमन करता हूँ कि जो लाइनें मैंने लिखी हैं कि बड़ों का बड़ापन छोटों का प्यार, बड़ों का बड़ापन छोटों का प्यार, अपनों को अपनों से है और ये बुजुर्ग हैं, इनका वास्ता तो बच्चों के सपनों से है। और ये बुजुर्ग हैं, ये हमारे बड़े हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये हमारे बड़े हैं, ये हमारे बड़े हैं, तभी तो आज यहाँ खड़े हैं। लेकिन अभी ये तो सम्मान की बात हुई क्योंकि हम लोग ऋणी हैं, आभारी हैं अपने बुजुर्गों के। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक गांधी जी, आपने इस जरा तपिश वाले माहौल को थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश की। गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जो जनता है अंबाला की, जो इतनी गर्मी में भी इंतजार कर रही थी अपने जनप्रतिनिधियों का और इस कार्यक्रम के शुरू होने का। लेकिन अब जरा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और हमारे साथ अंबाला की जनता भी है। सबसे पहले क्योंकि अंबाला के अंदर कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ, अंबाला की जनता से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। कोई पॉलिटिकल पंडित कोई भी अगर कहे कि हमें पता है तो ये बात गलत है। असली बात पता है तो अंबाला की जनता को। जरा जान लेते हैं अंबाला का असली मुद्दा क्या है। आपको लगता है कि आप नेताजी से क्या सवाल करना चाहते हैं? देखिए, हर शहर के अपने अपने मुद्दे होते हैं। हर विकास तो देखो सभी जगह का मुद्दा है ही है, उसके साथ साथ रोजगार। और अभी जो करंट मुद्दा है वो है कि किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, अंबाला के व्यापारियों का काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी हल करवाया जाए। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अंबाला में बहुत डेवलपमेंट हुआ और काफ़ी काम हुआ। ठीक है, आपका क्या सवाल है? यही सवाल है कि बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उसकी वजह से हम व्यापारी हैं और व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा मार्केट और ज्वेलर्स और बिजली के काफ़ी काम होलसेलर्स बैठे हैं, जिससे कि हमारे जो बाहर से व्यापारी नहीं आ पा रहे हैं, उस वजह से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। तो उसके लिए क्या विज़न है ये हमें हमारे नेता लोग बताएं। ठीक है, इसमें क्योंकि किसानों का आंदोलन चला, व्यापारियों को बड़ा नुकसान हुआ, तो वही कहना है कि इसका समाधान क्या है। आंदोलन हो रहा है, बातचीत होगी, समाधान कैसे निकलेगा इस पर हम बात करेंगे। युवा भी हमारे साथ हैं। आपको लगता है कि युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या? युवाओं के लिए मुद्दा नौकरी, बेरोजगारी, इसके बारे में किसानों के बारे में भी सोचना चाहिए इन्हें। किसी का कोई सवाल? हाँ बताइए, आपका क्या सवाल है? भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि आपने हेल्थ केयर सिस्टम में अंबाला में क्या सुधार किया है।
आपका कोई सवाल सर? नगर निगम ने बहुत बड़े बड़े ठेके किए हुए हैं, आज तक गौ माता बेकार बलदेव नगर में घूम रही है, इसके लिए कोई समाधान नहीं है जी। ठीक है, यानी कि गौ माता के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी एजेंडा बनाती हैं, लेकिन इस पर काम कोई नहीं। आखिरी सवाल ले रहे हैं, बताइए। मेरा ये सवाल है, जो नगर निगम है हमारे यहाँ अम्बाला का, एनडीसी को लेके, प्रॉपर्टी टैक्स को लेके, प्रॉपर्टी आईडी को लेके नगर निगम ने क्या सुधार किए इन 10 सालों में और क्या काम किया? लोग परेशान होते हैं, 4-4 महीने चक्कर लगाते हैं प्रॉपर्टी आईडी को ठीक कराने के लिए, एनडीसी लेने के लिए 6-6 महीने के चक्कर लगते हैं, ऐसा क्यों है? ठीक है, जब जनता के लिए ही है तो जनता को इतनी ज्यादा परेशानियां क्यों आती हैं? सबसे बड़ा सवाल ये। आपने अंबाला की बात की कि अंबाला में क्या विकास हुआ है, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि सब लोगों से, खास तौर पे सरकार से, बीजेपी के जो नुमाइंदे बैठे हैं उनसे ये पूछा जाए, या हम पूछा क्या जाए, हम बता रहे हैं कि करोड़ों रुपया लगाकर, अरबों रुपया लगाकर अंबाला का सत्यानाश किया गया है, सत्यानाश। चलिए ठीक है, इसके आगे बढ़ते हुए जरा मंच पर चलते हैं। बहुत सारे सवाल हुए, जनता ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, अब जरा उन सवालों का जवाब लेने का भी समय आ चुका है। हमारे साथ सभी खास मेहमान लगातार कार्यक्रम में हैं, बहुत सारे सवाल हो गए। मैं सबसे पहले नेहा धवन जी से ही ये सवाल करना चाह रहा हूं कि किसानों का आंदोलन बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल बना और बार बार ये सवाल उठा कि किसानों की इस परेशानी का समाधान हो तो आखिर कैसे? जरा सबसे पहले नेहा जी आप इस पर जवाब दीजिए। नेहा जी प्लीज। देखिए शुभेंदु जी, जहां तक भी किसानों के आंदोलन की बात है, हम हमेशा से ये बात देखते आए हैं कि आज हरियाणा में अगर समरसता खराब करने की बात आई है तो हमेशा से विपक्ष ने उसमें एक रोल अदा किया है। जो भी नकारात्मक तत्व हैं, या मैं कहूं कि जो हरियाणा की समरसता को खराब करने की बात करते हैं, किसान सड़कों पर है तो नकारात्मक लोग हैं, उसमें से कुछ नकारात्मक लोग हैं जिन्होंने इस आंदोलन को गलत दिशा दी, गलत जो है नैरेटिव फैलाया। जब 14 फसलों पर एमएसपी देने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध हुई, आज से पहले मेरे साथी प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, अगर एक साल भी एक फसल पर भी किसी ने एमएसपी दी हो, मैं खुद बताती हूँ आपको, जब चौटाला साहब की सरकार थी, ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, केवल एक बार बाजरा की फसल एमएसपी पर खरीदी गई। आज तक के हरियाणा बनने के बाद, संयुक्त पंजाब में जब हरियाणा बना, उसके बाद से आज तक केवल एक साल एक बार बाजरा की फसल एमएसपी पर खरीदी गई, ओम प्रकाश चौटाला जी के समय में। उसके बाद से लेकर अब हरियाणा में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री थे, 14 फसलों पर एमएसपी देने की बात आई, तब कहां थी ये विपक्ष और कहां थे ये सब किसान लोग? सड़कों पर क्यों है फिर? किसानों को बरगलाया गया विपक्ष के द्वारा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, और कौन थे? आईएनएलडी के कार्यकर्ता थे, जेजेपी के कार्यकर्ता थे, और कौन थे? जो भी किसान, मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ, मैं खुद किसान परिवार से आती हूँ, मेरी किसानी है, हमारी 9 एकड़ जमीन है, बहुत बड़े किसान नहीं हैं हम, लेकिन जो किसान 5 एकड़ से कम का किसान था, वो सब अपने घर में काम कर रहा था। लेकिन कुछ ऐसे विपक्ष के लोग इस बात को एक एजेंडा बनाकर पूरे भारत देश के समरसता को खराब करने के लिए, हरियाणा प्रदेश की समरसता को खराब करने के लिए एक नकारात्मक इरादा लेकर हमारे हरियाणा को खराब किया। एक बात बताइए, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि एक सेकंड बस, जब दोबारा किसान आंदोलन की बात आई थी तो हरियाणा का किसान पंजाब के किसानों के साथ नहीं खड़ा था। क्यों? क्योंकि नहीं खड़ा था, बिल्कुल नहीं खड़ा था, क्योंकि मैं जिस जगह से आती हूँ, हिसार से, सिरसा, हिसार, रोहतक, महम, भिवानी, महेंद्रगढ़। नहीं, किसान ही कहते हैं कि उनको तो बॉर्डर पर रोक लिया गया ना, किसानों को बॉर्डर पर रोक लिया गया। केवल और केवल पंजाब का किसान और आम आदमी पार्टी के एजेंडे पर किसानों को बरगलाकर पूरे बॉर्डर को सील कराया गया। ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की और यहाँ पर हुड्डा जी की, चाहे वो आईएनएलडी हो, जेजेपी हो, इन सबका नकारात्मक इरादा था। बीजेपी ने हमेशा किसानों को किसान सम्मान निधि दिया, हमने उनको 6000 रुपए उनको सम्मान निधि के रूप में दिया। भावांतर भरपाई योजना हम ले सवाल ये है, देखिए जनता की तरफ से भी सवाल ये आया, अगर आप किसानों के लिए इतना कर रहे हैं, किसान फिर भी तो डटे हुए ना।
वो अभी भी जो कह रहे हैं कि किसान हमारी घर मांगे में पूरी नहीं बैठा हो है, रही हैं। जो किसान अपने काम कर रहा है, जो किसान सब्जी मंडी में अपनी फसल लेकर जा रहा है, आप उन किसानों को क्यों नहीं देखते? उन किसानों के लिए आप अपनी बाइट क्यों नहीं नहीं तो बनाते हैं? जो आंदोलन कर रहे हैं वो अपने किसान नहीं खेत है। में किसानी कर रहा है, जो किसान कटाई के आंदोलन कर समय रहे हैं वो पर किसान कटाई नहीं है। करने जाता है, जो बुआई के समय में अपनी बुआई करने जाता है, ठीक है। आप उन किसान की रिपोर्ट मैं क्यों जरा नहीं इसमें दिखाते? चित्रा जी को जोड़ लेता हूं। चित्रा जी, हाँ जी, किसानों को लेकर के आंदोलन चल रहा है, किसान अभी भी कह रहे हैं कि हमारी मांगों को नहीं माना गया। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है इस पर? और सबसे बड़ा आरोप तो बीजेपी के नेता यही लगा रहे हैं कि आप बरगला रहे हैं किसानों को। देखिए, मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा नकारात्मक तत्व आज कहीं बैठे हैं तो भाजपा के सदन में बैठे हुए हैं। जो काले कानून कोरोना के टाइम पर इमरजेंसी का हवाला देकर 3 कानून लाए गए, बिना चर्चा के उन्हें पारित करा गया। फिर उसके बाद नीचे वाले जो उनका हमारा लोकसभा थी वहाँ पर बहुमत के चलते उसे पारित कर दिया गया। उन एलाइज द्वारा भी पारित करा गया जो बाद में इसी कानून को कोसते हुए दूसरे प्रदेशों में अलग हुए। और जब राज्यसभा में बात आई, इन कानूनों के ऊपर चर्चा हुई, जब डेरेक ओब्रायन ने फाड़ के फेंका उसके पन्ने और कहा कि इस पर डिबेट होनी चाहिए, तो भाजपा ने वहाँ पर वोट भी नहीं करवाई। जैसे एक क्लास होती है जहां पर एक शोर के माध्यम से वोट ले लिया जाता है, राज्यसभा पर एक ध्वनि मत के ऊपर ये काले कानून पारित करे गए, तो ये लाजमी था कि उसकी गूंज सड़कों पर आएगी। 800 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और अभी आंदोलन चल रहा है, एक बेटे ने गोली खाई है देश के बॉर्डर के अंदर। तो मैं समझती हूँ बड़े दुख की बात है, अन्नदाता को इस तरह से दला गया है। और रही बात पहले क्या थी, किसानी क्या तो थी, क्या खेतों अकेली में- बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है? इससे पहले जिस सरकार के पास 100% मौका था उन्होंने क्या किया पूरा? एक कहावत हुआ करती थी हुड्डा जी के टाइम पे कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई। तो उस वक्त किसान को खेती का, अपनी उपज का जो दाम मिला, आज जिन फॉर्च्यूनर्स को दिखाकर ये भाजपा किसानों को कोसती है, वो फॉर्च्यूनर्स हुड्डा जी ने उनके नीचे लगाई थी उस टाइम, क्योंकि खेती को प्रॉफिटेबल करा गया था। आज मुझे आप एक छोटा सा दुकानदार दिखा दो जो अपनी मेहनत के ऊपर कम से कम 25-30% का प्रॉफिट जोड़ के नहीं बेचना चाहता, लेकिन किसान अपने 1-1 रुपए में फसल मिट्टी कर दे। किस बात के लिए? आज यहां पर कहा जाता है कि ये शरारती हैं, ये बरगला दिए गए हैं। देश की सबसे बड़ी जो लड़ाई आजादी के बाद लड़ी गई दुनिया में, वो हमारे किसानों ने लड़ी। और भाजपा की काली सरकार को एक जवाब ले लेते जब कभी हैं। बैकफुट पे आना पड़ा, एक जवाब ले लेते हैं तो नेहा जी सिर्फ से, और उसके बाद मैं सिर्फ ओंकार जी किसानों आपके ने पास आता हूं। बैकफुट नेहा जी पे जरा डाला। जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि चित्रा जी को मुझे वो समय याद दिलाना पड़ेगा, चित्रा जी को, जब हुड्डा जी की सरकार के समय में किसान टमाटर सड़कों पर फेंक दिया करते थे, आलू की फसल को सड़कों पर बर्बाद कर दिया करते थे। क्यों? क्योंकि मंडियों में उनको उनकी फसलों का दाम नहीं मिलता था। इतने दिनों तक मंडियों में गेहूं की फसल, चावल की फसल खराब हो और रही अन्य है। जो फसलें थी, आपकी वो मंडियों पड़ी में रहती थी। सारी फसल किसानों बरसातों को में भीगी है। जो आपकी मंडियों से परंपरागत फसल को खेती है, उठाया नहीं जा रहा है। उसके लिए बड़े दुख की मोटिवेशन बात नहीं है, मिलती थी। इन बातों और को एक ऐसे छोटी पेश सी करें। बात, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात, शुभेंदु जी, ना तो जल था, इरिगेशन वाटर था, और ना ही टाइम पर बिजली थी। हुड्डा जी के समय पे, चौटाला जी के समय पे जब बिजली छोड़ी जाती थी तो पानी नहीं होता था खेत में लगाने के लिए, और जब खेत में पानी आता था तो बिजली नहीं होती थी। इसका जवाब किसान दे तो बेहतर है, आज प्रवक्ता नहीं कर पाएंगे क्या? किसानों को मिली है तो वो भारतीय जनता इसमें जरा पार्टी की सरकार में मिली मैं है। जरा ठीक है, बाकी पॉलिटिकल पार्टियां भी हमारे साथ। ओंकार सिंह जी हैं। ओंकार जी, आपने दोनों चीजें देखी हैं, प्रदेश के अंदर तो सरकार आपकी भी रही, आपने भी राज किया, तो ये जो किसानों की मांगे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारे समय में तो सब कुछ मिल रहा था, किसान खुश था उस टाइम पर, दुखी आज ही हुआ है क्या? शुभेंदु जी, मैं बारी बारी दोनों प्रवक्ताओं का जवाब दूंगा। पहले बीजेपी की साथी का, मेरी बहन है, इनका जवाब मैं दूंगा। इन्होंने बोला कि किसान बरगलाए में आ गए, इन्होंने ये भी बोला किसानों में गुंडा तत्व। तो मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने हाथ जोड़ के माफी किससे मांगी थी? गुंडों से मांगी थी क्या? मोदी जी ने माफी गुंडों से मांगी थी क्या? वो किसान थे, वो हमारे देश के किसान थे, अन्नदाता हमारे। ये जवाब दे दें वो गुंडे थे कौन थे। और दूसरा, किसान इतना बोला भी नहीं है, वो अपनी रक्षा करना जानता है। अगर वो कमल को उगाड़ना जाता है तो कमल को काटना भी जानता है। वो किसान ही है जिसको आज शंभू बॉर्डर के ऊपर इन्होंने रोक रखा है, कीलें गाड़ रखी हैं, बुलेट मारे उनके, आंसू गैस वाटर कैनन चलाए।
और ये तोहमत दूसरों पे लगाते हैं। इनका आज विरोध क्यों हो रहा है? क्यों मुख्यमंत्री का जगह जगह विरोध हो रहा है? नायब सैनी जी की मीटिंग कैंसिल हुई, क्यों हुई? ये जवाब तो दें। अगर वो सारे किसान नहीं है तो उनको पर पर्चा दर्ज करके अंदर करो उनको। क्या तुम्हारे लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका? दूसरा, नहीं, आप क्या किसानों को अंदर करवाना चाहते हैं? हैं जी, किसानों को अंदर करवाना चाह रहे हैं आप? नहीं, अगर ये कहते हैं वो पर्चा गुंडे दर्ज हैं, क्यों हो फिर? नहीं शुभेंदु जी हाँ। सुनिए, अगर ये कहते हैं वो गुंडे हैं तो उन किसने गुंडों के कहा ऊपर गुंडे? इनका कंट्रोल नहीं है। ओंकार जी, क्या मैंने इन्होंने गुंडा कहा शब्द बरगलाया गया इस्तेमाल किसान किया? को। ये आपकी भाषा है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की भाषा नहीं है। मैंने गुंडा शब्द इस्तेमाल नहीं चलिए, किया, ये आपका जनता शब्द डिसाइड है। करेगी। मेरे मुंह में अपना शब्द मत डालिए, ये आपके पार्टी की निशानी चलिए, है, हमारी जनता पार्टी की डिसाइड निशानी करेगी। नहीं चलिए, है। ठीक है, मैं- हमारी मैं- पार्टी संस्कारित पार्टी है और संस्कारित शब्दों का इस्तेमाल मेरे को करती अपनी है। बात पूरी करने दीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। इसमें जेजेपी के प्रवक्ता, मेरी बात हाँ, पूरी होने दीजिए हाँ, प्लीज, एक जल्दी मिनट से में। जल्दी से पूरी कीजिए। हाँ। अब मैं कांग्रेस की प्रवक्ता अपनी बेटी है, इससे पूछना चाहता हूं, 10 साल कांग्रेस का राज रहा, क्या किसान के लिए किया? और किसान 13 महीने बॉर्डर पे बैठे रहे, 750 किसान शहीद हुए। वो तो कह रही हमारा- फॉर्चूनर दिलवा दी। मैं बता रहा हूं, फॉर्च्यूनर किसने दिलाई किसने गवाई वो मैं बता देता हूं। 13 महीने किसान सड़कों पर बैठे रहा। कांग्रेस के 31 एमएलए थे हरियाणा विधानसभा में, क्या किसी एक एमएलए ने वहां पे जाके कोई बात करी? एमएलए तो छोड़ो, मैं ही गई थी, मैं ही गई थी बॉर्डरों पे। आगे एमएलए तो बाद की बात है। सुनिए, आगे हमारा एकमात्र विधायक था, एकमात्र विधायक। आपकी प्लेट में आपसे पूछता हूं, एक रोटी है, कोई मांगने आया, आप एक रोटी दे दोगे? हमारे एक विधायक ने इस्तीफा दिया और एलनाबाद से फिर से जीत के आया। उस विधायक, पूरे भारत में 4216 विधायक हैं, क्या किसी कांग्रेसी विधायक, कांग्रेसी एमपी या बीजेपी विधायक एमपी में इतना जिगरा था? कोई जिगरा नहीं था। ये सिर्फ किसान के सामने वाहवाही लूटना चाहते हैं। लेकिन आज कुरुक्षेत्र में जैसे किसान खड़ा है, उसके सामने एक आम आदमी पार्टी और एक बीजेपी वाला खड़ा है। किसान एकजुट है। हाँ। और वो किसान संसद में जाएगा। पूरे हरियाणा में अगर कोई शेर की तरह दहाड़ता है विधानसभा में, चौधरी अभय सिंह चौटाला, अब वो संसद में दहाड़े। वोट क्यों नहीं मिलते हैं ना, फिर ये तो बात आ जाती है। ठीक है, मैं इसमें जरा नेहा जी को जोड़ लेता हूँ। मैं क्विक नेहा जी जरा जल्दी से जवाब, उसके बाद में विवेक जी आपके पास आता हूं। मैं ओंकार जी से पूछना चाहती हूं, अगर वो इतने ही किसान हितैषी आपके विधायक थे, आपके मंत्री थे, आपके पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, तो क्यों उन्होंने हरियाणा की जनता पर एक उपचुनाव का बोझ डाला? अगर उन्होंने किसानों के लिए अपनी कुर्सी का बलिदान दिया था तो उपचुनाव में कैंडिडेट किसी और को बनाते, क्यों खुद बने कैंडिडेट? और उसके बाद किसानों ने उनका समर्थन नहीं दिया। शुरू में बात आई थी कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थित कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एलनाबाद सिरसा में घुस नहीं पाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कैंडिडेट को से केवल 6200 वोट से जीते। क्यों आपका रेशो डाउन हुआ? क्यों वोट परसेंटेज आपका डाउन हुआ? इतने अगर किसान भाई आपके समर्थित मैं जवाब दूंगा, एक तो मिनट में आपका जवाब दे दूंगा। समर्थन क्यों नहीं किया? एक मिनट आपका में। बलिदान केवल स्वार्थ के लिए ठीक है, था। जरा जल्दी से आप इस उसको पर- किसानों के लिए बलिदान मत ठीक है, मानिए। नेहा जी, अपनी नेहा जी, स्वार्थ ओंकार की जी, राजनीति बहुत जल्दी से बात एक पूरी मिनट में कीजिए, जवाब बहुत दूंगा। जल्दी से। हाँ, भारत जल्दी से। भारत में लोकतंत्र है या तानाशाही है? हमारी पार्टी डिसाइड करेगी, वहां से कौन लड़ेगा कि बीजेपी डिसाइड करेगी? हमारी पार्टी डिसाइड आपकी करेगी। पार्टी और में है दूसरा, ही दो चेहरे, हमारा चेहरे, कैंडिडेट चेहरे, चौधरी अभय सिंह परिवार की चौटाला, पार्टी है सुनने आपकी, की हिम्मत रखिए, परिवार के लोग हैं आपके सुनने पास, की हिम्मत कोई रखिए। और ये नेता बंतो हो तो कटारिया जी बताइए, कौन है? और नेता बंतो हो तो कटारिया के पास बताइए। क्या वो डिग्री भारतीय है? जनता पार्टी की रतनलाल समर्थित कटारिया की मिसी कार्यकर्ता है, बस है। इसके वो अलावा कोई बचपन डिग्री से नहीं है। भारतीय जनता आप पार्टी ये की बताइए, संघ की कार्यकर्ता बंतो है। कटारिया वो के पास क्या बचपन है? से कार्यकर्ता वो है। सिर्फ रतनलाल वो कटारिया संघ की की और करवा भारतीय जनता पार्टी की बचपन से कार्यकर्ता है। आपके परिवारवाद की वो पार्टी सिर्फ- है। अच्छा, चलिए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। चेहरे विवेक, नहीं है। एक मिनट क्यों जरा। ओंकार नेहा सिंह जी, जी वहां नेहा से जी। कैंडिडेट क्यों नहीं हो सकते थे? क्या ओंकार सिंह जी आपके वहां से पास चुनाव कितने क्यों नहीं पन्ना लड़ सकते प्रमुख थे? हैं, उनमें से कोई बताइए। कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? बिल्कुल होंगे। हमारी पार्टी आपके में तो पन्ना प्रमुख है, हमारी अर्ध पार्टी पन्ना में तो प्रमुख है। साइकिल चलाने वाला, कैंडिडेट चाय बंतो बेचने कटारिया वाला क्यों? कैंडिडेट नहीं है। नेहा जी, ये अब हमारे में दूसरी तो पार्टी चाय के अंदर बेचने कौन वाला कैंडिडेट होगा ये तो कोई तय नहीं करेगा बिल्कुल ना, वो तो उनकी पार्टी का इंटरनल हमारी इशू है। पार्टी का ठीक है, डिसीजन है। मैं जरा इस और दूसरा विवेक जी को एक जोड़ रहा हूँ। बात विवेक जी, चौधरी विवेक जी, अभय एक मिनट जरा, एक मिनट, ओंकार जी, पहले से 9000 एक मिनट, वोट ठीक है। ज्यादा लेके आए थे। विवेक चौधरी जी, अब सवाल ये कि सर आपने विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा था, अब आप कह रहे हैं कि किसानों का मुद्दा सही है। आपने 4 साल आपने सरकार में रहे विधानसभा में, अब आप कह रहे हैं किसान सही हैं। शुभेंदु भाई, मैं तो एक चीज जानता हूं, बीजेपी की प्रवक्ता नेहा धवन जी ने एक बात कही कि हमने 14 फसलों पे एमएसपी देने का काम किया। इन्होंने बारी बारी बताया 2004 में इतनी थी, 2010 में 9 में इतनी थी, 14 में इतनी थी। इन्होंने ये नहीं बताया 14 से 19 तक कितनी थी।
इन्होंने ये तो बता दिया कि 19 के बाद 24 तक 14 फसलों पे एमएसपी दी। वो किसका विजन था? वो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी का विजन था। अगर इन्होंने कहा है कि हमने 14 फसलों पे एमएसपी दी, तो ये बताने का काम करें इनके पूरे देश में कई राज्यों में सरकार है, किस किस राज्य में इन्होंने 14 फसलों पे एमएसपी देने का काम किया। अगर ये कहते हैं कि मैं किसान की बेटी हूं, मैडम एक चीज कहना चाहूंगा, कोई जमीन खरीदने से किसान की बेटी नहीं बन जाती। किसान की बेटी, जमीन आज प्रॉपर्टी डीलरों के पास भी बहुत है। अगर किसान की बेटी है तो न्यू बता दो जीरी के पानी कितने लगा। अगर किसान की बेटी है तो ये बता दो आज जीरी का बीज कौन सा ब्लैक हो रहा है। अगर किसान की बेटी है तो ये बता दो जो 48 और 72 घंटे में हमने फसल का मूल्य देने का काम डायरेक्ट खाते में किया, आपने कितने प्रदेशों में किया? विवेक भाई इस बात का भी जवाब दे दो कि पहले जो किसान, जब आप सरकार में थे विधानसभा के अंदर बीजेपी के साथ, उस वक्त किसानों को लेकर के अलग विचार थे, अब आप विचार बदल गए क्या? मैं आपको शुभिंदु जी बताना चाहूंगा, अगर आप कहते हैं तमाम डिबेट से उठा के देख लीजिए, हम भी कई बार इकट्ठे डिबेट में बैठे हैं, और विवेक चौधरी तो वो आदमी है जो सरकार में रहते हुए सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने का काम करता है। क्यों नहीं हुए फिर? मैं जब किसान आंदोलन चल रहा था अलग क्यों नहीं हो गए? मैं एक चीज, क्या मजबूरी थी आपकी? शुभिंदु जी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, मजबूरी क्या थी आपकी? हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, यहाँ हम 3 संघर्ष के साथी बैठे हैं जिन्होंने एक साथ एक धरने को चलाने का काम किया सरकार में रहते हुए। चित्रा सरवारा हमारी बड़ी बहन है, ओमकार सिंह जी हमारे बड़े हैं, और हम सरकार में रहते हुए यहाँ के लोकल विधायक की गुंडागर्दी के खिलाफ हम तीनों एक ही धरने पे बैठने का काम किया। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी वहां हमें समर्थन देने का काम किया। सारी पार्टियां एक झंडे के नीचे आके वहां खड़ी हुई इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ। अगर किसान की सोच रखने वाला दुष्यंत चौटाला था, तभी संसद के अंदर ट्रैक्टर ले जाने का काम किया और ट्रैक्टर को टैक्स मुक्त कराने का काम किया। आज ये बता दें कितने प्रदेशों में इन्होंने डायरेक्ट पेमेंट किसान के खाते में डालने का काम किया। ये कहने तो लगे थे 2016 में डायरेक्ट पेमेंट डालेंगे। रौला क्या था? हमारे असीम गोयल जी, सुभाष सूदा जी दोनों आड़ती हो गए। डायरेक्ट पेमेंट जाए और जाकर सीएम साहब के पैरा में डायरेक्ट पेमेंट ना पा दियो जी। डायरेक्ट पेमेंट डाली नहीं पर काटी जरूर जब किसान फसल बीमा योजना आया था। डायरेक्ट ना पा दियो जी। ठीक है विवेक भाई, छोटी सी मैं जरा इसमें एक और सवाल है जो जनता के बीच में से ही आया था। जनता ने एक सवाल पूछा और युवाओं का सबसे बड़ा सवाल था कि साहब नौकरी कहां है? बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ये अंबाला क्या पूरे देश की समस्या है? शुभेंदु जी, एक बड़ा दिल रखकर इस बात को सुनने का मादा रखिएगा। हरियाणा में एक नैरेटिव सेट कर दिया गया चौटाला साहब की सरकार के समय में, आईएनएलडी के समय और कांग्रेस के समय में। वो नैरेटिव क्या था कि जिस व्यक्ति के पास, जिस युवा के पास गवर्नमेंट जॉब है, वो उसके पास तो रोजगार है, जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है वो बेरोजगार है। एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल पर यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी इलेक्शन कार्निवल का यह सिलसिला आगे जारी रहेगा। वापस से जरा जनता के साथ चलते हैं, जरा जनता के बीच में पहुंच करके जनता के सवाल लेते हैं और एक एक करके जरा सभी से जवाब लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि ये जो हमारे नुमाइंदे बैठे हैं सारे आदरणीय हैं, बट भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में जा रहे हैं लोग, कांग्रेस से बीजेपी में लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ऊपर की जो लोग हैं वो आपस में इकट्ठे हैं और जनता लड़ रही है। देखो कैसे गर्म हो रही है सारी जनता, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक और सवाल। अग्निवीर के अंदर शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं, और 4 साल बाद रिटायरमेंट क्यों? ठीक है, और कोई सवाल? हाँ सर, मेरा एक अंबाला का बहुत लोकल इशू है। अंबाला जो है 2 नदियों के बीच में, और हर साल का इशू ये है कि इंडस्ट्रियल एरिया में, घरों में हर साल बाढ़ आती है, हर साल बाढ़। और ये पिछले 50 सालों से इशू है, किसी ने आज तक नहीं सुना। कभी यहाँ से नहर पानी छोड़ दिया, कभी यहाँ से। चलिए अब जरा नेताओं के पास ही चलते हैं। बहुत सारे सवाल हो गए हैं और मुझे लगता है ज्यादातर सवाल नेहा धवन जी आपके लिए ही है। बहुत बड़ा तोहफा है जनता की तरफ से, और यहाँ पर जितना अभी तक रिएक्शन मिला है वो ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी के विरोध जो है वो थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है। नेहा जी एक एक करके जवाब दीजिए
देखिए शुभेंदु जी, जितने भी सवाल आए अभी यहाँ पर, उनसे साफ स्पष्ट ये बात पता चलती है कि ये आम जनता के सवाल नहीं हैं। ये कुंठित मानसिकता से घिरे हुए तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने गलत नैरेटिव सेट करना है, वो सवाल सारे हैं। लेकिन फिर भी मैं इस तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब अवश्य दूंगी। इजराइल को हम बहुत अच्छा मानते हैं कि वहाँ की आर्मी बहुत स्ट्रांग है, पूरे विश्व में उसका परचम लहराता है। लेकिन इजराइल की जो सैन्य पद्धति है, जिसमें हर घर का युवा, हर व्यक्ति 4 साल 5 साल सेना में भर्ती होता है, उस पद्धति को हम यहाँ गाली देंगे। चित्रा जी से सवाल है। चित्रा जी, आज ही एक बड़ा अपडेट आया था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से दीपक बाबरिया साहब ने एक लेटर जारी किया और उस लेटर के अंदर लिखा गया था कि जो कैंडिडेट हैं, कार्यकर्ता उनकी एक साथ जुट करके मदद करें, अगर नहीं करते हैं तो आगे वाले विधानसभा चुनाव में उनकी टिकट कट सकती है। इसका मतलब क्या है? एकजुट होने का संकेत, इसका मतलब क्या है? एनकरेजमेंट है और तो कुछ नहीं है। पार्टी में डिसिप्लिन है, शीर्ष नेतृत्व है जो कि नजर रखे हुए है और दिशा निर्देश है। आप, मैं समझती हूँ, एक बहुत छोटी बात के ऊपर ध्यान दे रहे हो। रोजगार की बात चारों तरफ से गूंज के आई है, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। साइंस उपकरण अंबाला की पहचान है, लेकिन साइंस इंडस्ट्री पिट चुकी है। साइंस इंडस्ट्री पिट चुकी है, कपड़ा आज मार्केट पिट चुकी सारे है। ठेके, आज क्या हालात है अंबाला शहर के, आखिर अंबाला वो को क्यों सबके नहीं मिल सामने पाया? है। इसके लिए क्यों लड़ाई नहीं ठेके लड़ी जो- जाती है? ये इतनी बड़ी पहचान मिल सकती है, लेकिन क्यों नहीं मिल पाई है? इस पर भी मंथन चल रहा है। इस बार की जो इनको सरकार साइंस सिटी बनेगी, का पता ही नहीं उसमें- कहाँ है। मंथन ही उसमें साइंस सिटी का पता ही नहीं जारी कहाँ है। होगा। कर देगी। इन्हें बिल्कुल ये जारी पूछ लो होगा, साइंस सिटी क्योंकि है हर कहाँ। बात को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक जो काम रहते 10 हैं। साल में और स्टेप पूरे सब- नहीं हुए हैं। सब लोकसभा क्षेत्र के जो लोकल मुद्दे रहते शुभेंदु हैं, भाई, चलिए, मुझे ये लगता पूछ लो है कि बारी-बारी अंबाला से के कहाँ? हर एक मुद्दे को छुआ है। बहुत शुक्रिया नेहा जी, चित्रा जी, ओंकार जी और विवेक भाई, आप सभी जुड़े हमारे साथ इस खास पैनल में। और एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में हमने जनता की हर एक बात को रखा। अंबाला के मुद्दे क्या है, ये हमने जानने की कोशिश की है। फिलहाल के लिए एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।